तो आज हमारे साथ ऋषभ सांबरिया हैं। इन्होंने अपना बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी सूरत से किया है और आज बीएआरसी में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वेलकम मिस्टर ऋषभ। थैंक यू। तो ऋषभ जी, हमें ये बीएआरसी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। बीआरसी का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, बट इंजीनियर्स को हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इस वे में कि हमको गेट और बीआरसी का रिटन एग्ज़ाम दोनों से ही सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होने का मौका मिलता है। अगर मेरा किसी भी एक में आइदर गेट एग्ज़ाम में या उनके रिटन टेस्ट में अगर मैं क्वालिफाई कर जाता हूँ कट ऑफ्स को, तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर जब मैं अगर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करता हूँ, फाइनली वो मुझे सेलेक्ट करते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो फाइनली फिर वो मुझे रिक्रूटमेंट के लिए बुलाते हैं। तो ये सिंपल सा एक सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले रिटन एग्जाम जहाँ पे दो ऑप्शंस रहता है, किसी भी एक में अच्छा परफॉर्म करिए एंड देन इंटरव्यू। तो जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू के लिए हम गेट के थ्रू और बीआरसी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू दोनों के थ्रू जा सकते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं? दोनों ही एग्ज़ाम में काफ़ी डिफरेंस है, उनका स्टाइल भी बहुत अलग है। जैसे गेट एग्ज़ाम में 3 घंटे में हमको 65 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स एंड एप्टी भी इंक्लूडेड रहता है। वेयरएज जो बीआरसी का एग्ज़ाम रहता है उसमें 2 आवर्स में अराउंड 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स इफ़ यू करेक्ट आंसर करेक्टली, एंड 300 मार्क्स का पेपर रहता है। दोनों में स्टाइल में अंतर इसलिए कि बीआरसी का एग्ज़ाम में आपको बहुत फास्ट रहना पड़ता है बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, वेयरएज गेट में आप थोड़ा सोच के कर सकते हैं। एंड लेवल उतना नहीं रहता क्योंकि जो गेट के 1 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं सेम उसी लेवल के बीआरसी के क्वेश्चंस रहते हैं। तो लेवल ऑलमोस्ट थोड़ा सा इजी रहता है कंपेयर टू गेट एग्जाम, बीआरसी के रिटन एग्जाम का। तो ऋषभ जी, ये जो बीएआरसी का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है उसमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं रहती कैंडिडेट्स को कि क्या उसमें मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड ये सब भी पूछा जाता है? जी, बीआरसी जो एग्ज़ाम रहता है उसमें मैथमेटिक्स डेफिनेटली आता है, करीब 5 से 6 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का रहेगा, लेकिन उसमें एप्टीट्यूड नहीं आता। एप्टीट्यूड की जगह वो लोग कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे मेरे से एक बार उन्होंने कोरोजन पे पूछ लिया था, करवाइस कोरोजन एंड पिटिंग कोरोजन के बीच में मैच द कॉलम था और नीचे ऑप्शंस थे कौन सा करेक्ट है। सिमिलरली एक बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था रिटन एग्जाम में कि जो हमारा बल्ब रहता है उसका फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। 4 ऑप्शंस थे जो हम नॉर्मल स्कूल में कॉमन सेंस जैसा हमारा रहता है साइंस स्टूडेंट्स का, जो हम पढ़ते रहते हैं, तो वैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज एप्टीट्यूड नहीं रहता है। तो ऋषभ जी, इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाया जाता है और उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? देखिए, सिलेक्शन डिपेंड करता है कि इस बार का पब्लिक कैसा आया है, वो लोग डिसाइड करते हैं। कभी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं करते इनिशियली। तो जनरली अगर आपका गेट में रैंक अंडर 150 है और अगर यहाँ आपने बीआरसी के एग्ज़ाम में अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि आप 300 में से एटलीस्ट 200 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको मोस्ट लाइकली आपको कॉल आ जाएगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू में लोग बाग कितने आते हैं, वो केमिकल इंजीनियरिंग में अराउंड मैक्स टू मैक्स 400 पीपल वो बुला लेते हैं कैंडिडेट्स। उसमें से ईयर बाय ईयर डिपेंड करता है कि कितने का सिलेक्शन करना है। मेरे टाइम पे 35 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो ऋषभ जी, इंटरव्यू हॉल में जाने के 15 मिनट पहले आपकी क्या मनोस्थिति थी? देखिए, जब आप वहाँ बीआरसी पहुँचते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको सबसे पहले एक हॉल में बिठाया जाता है जहाँ आपसे कुछ फॉर्म्स भराए जाते हैं। आपको ट्रेनिंग स्कूल की प्रेफरेंसेस पूछी जाती है, आप पहले क्या प्रेफर करेंगे। ये सब होने के बाद जब मैं फाइनली, वो आपको एक स्लिप देते हैं जिसमें आपका नंबर लिखा होता है। वो स्लिप लेके मैं एक हॉल में जाता हूँ और वहाँ पे कुछ 4-5 कैंडिडेट्स बैठे रहते हैं। मैं तो डेफिनेटली, मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं थोड़ा नर्वस था, बट मैंने जब बाकी कैंडिडेट्स को देखा, वो लोग वहीं पर ही नोट्स खोल के पढ़ रहे थे, उनका प्रिपरेशन वो लोग जैसे भी एंड मोमेंट में देख रहे थे। मुझे नर्वसनेस थी, तो इसलिए मैं जितना प्रिपरेशन करा मैं उसी में ही कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूँगा, एंड मैं अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा था वहाँ बैठ के। तो जब आप इंटरव्यू हॉल में गए तो वहाँ पे उन्होंने, पैनल ने आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे और आपका वहाँ का कैसा माहौल था, थोड़ा विस्तार में बताइए। एक्चुअली जैसा कई लोग बताते हैं कि बीआरसी एग्ज़ाम में इंटरव्यूज़ 1-1 घंटे उससे ज़्यादा के भी चलता है। तो जो कैंडिडेट मेरे से पहले गया था उसका इंटरव्यू हाफ एन आवर में ख़त्म हो गया था। तो मैं भी नर्वस हो गया थोड़ा ये देख के कि शायद कमेटी बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ रही है।
तो थोड़ा नर्वस था, लेकिन मैं समहाउ जब मैं गेट के अंदर गया तो मैं वहाँ देखता हूँ कि एक छोटा सा टेबल है। उसी टेबल के अराउंड 7 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से सेंटर में हमारे कमेटी के हेड बैठे हुए थे। मैं अंदर जाता हूँ, वहाँ थोड़ी देर बैठता हूँ, तो वहाँ पर वो एक ड्राइंग शीट जैसा रहता है, प्लेन पेपर, और पेंसिल दी जाती है आपको कुछ भी डिराइव इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इंटरव्यू में। फिर पहले उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, क्या करा अभी तक। उन्होंने मुझे बातों ही बातों में कंफर्टेबल बनाने का कोशिश किया सच दैट मैं प्रॉपरली कर पाऊँ। वो करते हैं। एंड बीआरसी इंटरव्यूज़ की खास बात यह है कंपेयर टू अदर पीएसयू इंटरव्यूज़ कि वो सीधा कंफर्टेबल कराने के बाद सीधे टेक्निकल क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। वो एचआर राउंड्स वगैरह ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो फिर फाइनली उन्होंने मेरे से पूछा कि फेवरेट सब्जेक्ट्स कितने हैं। जनरली 4 पूछते हैं, 4 या 5। तो उसी क्रम में मैंने जो अपनी प्रेफरेंस बताई, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन, सेकंड था मेरा केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, थर्ड था मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड फाइनली इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो उसी क्रम में उन्होंने पहले मुझसे सवाल पूछना चालू किया। पहले हीट ट्रांसफ़र से कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करा, जैसे कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कितने होते हैं, क्या उसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, नहीं होता है, किस में होता है, उनका गवर्निंग इक्वेशंस क्या है। ऐसे छोटे मोटे सवाल पूछे उन्होंने हीट ट्रांसफ़र में। फिर वो फाइनली उन्होंने एक पैनल में जो एक्सपर्ट जो था हीट ट्रांसफ़र का, हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट बैठा होता है, तो जो हीट ट्रांसफ़र का जो एक्सपर्ट था उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि अगर आपके पास एक बहुत ही पतला सा एक हीटिंग एलिमेंट है जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, उनके उस हीटिंग एलिमेंट के दोनों तरफ एक इंसुलेशन प्लेट लगाया हुआ है एंड उसके बाहर एयर है। उन्होंने मुझे कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी का वैल्यूज़ भी दे दिया था। एंड फाइनली उन्होंने मुझसे पूछा कि हीट जो ट्रांसफ़र जो है हो रहा होगा, हीट ट्रांसफ़र, उसका प्रोफाइल कैसा रहेगा। कुछ वैल्यूज़ भी दिया, तो उन वैल्यूज़ से मुझे किसी पॉइंट पे टेम्परेचर पूछा एंड इस तरह का क्वेश्चन हुआ। देन एक और बड़ा क्वेश्चन था कि एक सिलेंड्रिकल रॉड है, 2 रॉड्स हैं जिसमें से एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, और दोनों ही हायर टेम्परेचर पर हैं एंड वो एक सराउंडिंग में रखी हुई है और उनमें नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है। तो उनमें प्रोफाइल कैसा रहेगा, किस तरह से वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा, एंड ये प्रोफाइल्स वगैरह उन्होंने पूछा मुझसे। तो यही कुछ डिस्कशन आधे घंटे तक चला हमारा। फिर उन्होंने मेरे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पे स्विच करा। उसमें उन्होंने मुझसे पहले कुछ छोटे मोटे सवाल पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आर्हेनियस लॉ क्या होता है, उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है नहीं होती है, इस तरह से कुछ छोटे मोटे सवाल पूछे। फाइनली उन्होंने मुझे एक सर्किट दिखाया जिसमें 2 रिएक्टर्स थे, जिसमें से एक रिएक्टर 1 के अंदर एक केमिकल आ रहा है C0 कॉन्सेंट्रेशन में, रिएक्टर 2 से एक रिसाइकल लाइन आ रही है रिएक्टर 1 में, एंड रिएक्टर 2 से एक एग्जिट कॉन्सेंट्रेशन पे, एक C कॉन्सेंट्रेशन पे केमिकल एग्जिट कर रहा है। तो उन्होंने मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताया। फाइनली उन्होंने मुझसे पूछा कि कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा ईच रिएक्टर में, हर स्ट्रीम पे कितना रहेगा, आउटलेट कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। इस तरह का उन्होंने एक सवाल पूछा। एंड फिर ऐसे ही उन्होंने एक और मुझे सर्किट दिखाया था, वो भी थोड़ा डिफरेंट था उससे। उसमें भी उन्होंने मुझसे कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल्स पूछे। तो इस तरह का अगेन कुछ डिस्कशन आधा पौन घंटे का चला। अभी तक मेरे इंटरव्यू में 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका था। फिर उन्होंने थर्ड सब्जेक्ट पे स्विच करा मेरे, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स था। उसमें उन्होंने फिर कुछ छोटे मोटे सवाल पूछे कि अगर फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन हो रहा है तो उसका जो ड्राइविंग फोर्स है, क्या वो प्रेशर डिफरेंस है या एनर्जी डिफरेंस है। इस तरह से कुछ उन्होंने छोटे मोटे सवाल पूछे। एंड फाइनली उन्होंने कुछ एक अनएक्सपेक्टेड सा सवाल पूछा। उन्होंने जो सवाल पूछा वो ये था कि एक डिस्टिलेशन कॉलम है, वो एक सपोर्ट पे रेस्ट करता है, उसमें से एक वेलोसिटी प्रोफाइल आ रही है जो कि फ्लैट है v वेलोसिटी का। तो उसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए, जो कि हम केमिकल इंजीनियर्स जनरली नहीं पढ़ते हैं, बट फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था मैकेनिक्स में, थोड़ा बहुत मुझे याद भी था। तो उसी बेसिस पे मैंने फिर आंसर करा कि अगर फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा, बेंडिंग मोमेंट प्रोफाइल पैराबोलिक रहेगी, जो थोड़ा बहुत याद आया। आई गेस शायद वो मेरे आंसर से थोड़ा इंप्रेस हो गए थे उस पॉइंट पे। देन उन्होंने जो मेरा फोर्थ सब्जेक्ट था उस पर स्विच नहीं करा। कई बार ऐसा होता है कि वो एक सब्जेक्ट कम ही पूछ लेते हैं, या उसी में अगर वो कन्विंस हो गए तो दे विल सेलेक्ट यू। तो उन्होंने मेरे से वो फोर्थ सब्जेक्ट नहीं पूछा। ये ऐसा देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मेरे से फोर्थ सब्जेक्ट पूछा ही नहीं।
उन्होंने उसी पे बोल दिया थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था इंटरव्यू के बाद, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए जब मैं इंटरव्यू रिजल्ट आ रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बट फॉर्चुनेटली मेरा हो गया सिलेक्शन। तो ऋषभ जी, जो भी हमारे केमिकल इंजीनियर्स बीएआरसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या लास्ट फ्यू वर्ड्स बोलना चाहेंगे? देखिए, बीआरसी इंटरव्यू और गेट एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। हम जो गेट में जितना एक्सटेंड तक से एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जो फॉर्मूलाज और इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं, वो सफिशिएंट नहीं है मेरे हिसाब से बीआरसी इंटरव्यू के लिए। आपको उसके लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। जनरली जो जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने बाकियों से जो सेलेक्ट हुए उनसे पूछा है, यही कंक्लूजन निकलता है कि जो आपसे वो 4 सब्जेक्ट पूछते हैं, उनमें से जो फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट, वो आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपका उस पर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। अगर उससे आपसे 1 घंटे तक डिस्कशन करा जाए तो आप कंफर्टेबली सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दें। तो मेरा ऐसा सजेशन है, जो मैंने भी फॉलो करा था, कि जो फर्स्ट 2 सब्जेक्ट हैं उस पर आप एटलीस्ट 2 बुक्स पढ़ के जाएँ ईच सब्जेक्ट, 2 ऑथर्स का, ताकि आपको एक डिफरेंट एंगल भी मिलेगा दोनों ऑथर्स का। और अपने जो नोट्स जो आपने बनाए हैं प्रिपरेशंस के टाइम, वो भी आप रेफर करें अच्छे से उनको। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो अच्छे से एक बार करके जाएं। जितने भी इक्वेशंस हैं उनका एप्लीकेशन अच्छे से देख के जाएं, कि अगर उस इक्वेशन में एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखें और दूसरे को वेरी कराते रहें, तो इक्वेशंस में या उसकी प्रोफाइल्स या ग्राफ जो भी हो तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, हर एक वेरिएबल का कितना इंपॉर्टेंस है। इन सब चीज़ों पे जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप काफ़ी ध्यान दें, क्योंकि इन्हीं सब पे से क्वेश्चंस बनते हैं। और जब आप वहाँ पर बैठे हैं और आंसर कर रहे हैं, पहली चीज़ आप उनका क्वेश्चन बहुत क्लियरली सुनें, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार वो कुछ क्वेश्चन कुछ और पूछते हैं और कुछ आप आंसर अलग कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से सुने। क्वेश्चन सुनने के बाद आप एटलीस्ट 2 सेकंड का पॉज लें। फिर जब आप आंसर कर रहे हैं तो एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करें। जैसे क्लास 12th का स्टूडेंट जो जिस लेवल से स्टार्ट करता है, देन बीटेक कॉलेज वाला, एंड देन फाइनली जो आपका फाइनल आंसर है उधर तक जाएं। तो अप्रोच लेवल 0 से उठाएं। और अगर मान लीजिए आप कहीं डायरेक्शन से भटक गए हैं, तो जो क्लूज देते हैं कई बार आपको मदद के लिए, आप सही जा रहे हैं लेकिन कहीं जगह पे आप अटक गए हैं, तो वो आपको क्लूज भी देंगे। वो क्लूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आप ढंग से सुनिए और वो सुनिए कि वो किस डायरेक्शन में आपको ले जाना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अगर आंसर आपको पता है, आपने बहुत फटाफट आंसर दे दिया कि सर ये क्वेश्चन है, आंसर ये है, तो वो उसके नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। और अगर आप उधर आंसर नहीं कर पाए तो वो ये सोचते हैं कि आपने शायद आंसर रटा हुआ है। तो ऐसा ना करें, आंसर को धीरे धीरे बिल्ड करें, हायर लेवल तक लेके जाएं, अपना अप्रोच क्लियर रखें। ध्यान रहे, बीआरसी इंटरव्यू में आपका आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका अप्रोच क्या है। अगर आपका अप्रोच क्लियर है, करेक्ट है, तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ऋषभ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।